तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टडी द डिविडेंड डिसीजन, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि एज ए फाइनेंशियल मैनेजर हमको तीन डिसीजन लेने होते हैं। वन इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अदर इज द फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डिविडेंड डिसीजन, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे। एंड अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, तो आपको बैकग्राउंड का पता चलेगा, तो इसमें और आपको अच्छा इंटरेस्टिंग लर्निंग होगा। तो ऑलवेज गो बैक एंड सी माई वीडियोज इन वेरी सीक्वेंस ऑर्डर। आई एम पोस्टिंग ऑल द वीडियोज। So if you are a class 12 student particularly, or if you are a student who are a non-finance person, right? So I am very sure the language which I am talking here is very simple and even a non-finance person can understand, right? So friends, अब डिविडेंड तो हम देख ही चुके हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। नाउ यहाँ पर आप जो डिविडेंड डिसीजन ले रहे हो वो ले रहे हो फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर, what are the consideration, what are the points, what are the factors that you will consider before you pay the dividend or you don't pay the dividend, right? So dividend decision involve how much of the profit earned by the company after the payment of tax will be distributed to the shareholders, and how much of the part of the profit is retained with the business। retain करने का मतलब कि अपने पास रखना, बिजनेस के अंदर वो प्रॉफिट रख देना, राइट। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे, देखो डिविडेंड देना है हमें, तो डिविडेंड कहाँ से आएगा? हमारी अर्निंग्स से आएगा। तो डिविडेंड के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी अर्निंग्स का अमाउंट कितना है, ठीक है। देन यू विल सी कि व्हाट इज द डिविडेंड, जो अर्निंग्स है आपकी, राइट, उसी से आप डिविडेंड दोगे, ओके। तो आपके जो अर्निंग्स है वो स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। स्टेबल यानी कि फिक्स्ड अर्निंग शुड बी अर्न बाय योर कंपनी, एंड देयरफॉर आप जो है डिविडेंड जो है स्टेबली हर साल दे पाओगे, ठीक है। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग्स is in a better position to declare the higher dividend, right? So as a shareholder also, you should, as a investor also, you should look for the companies that have stable earnings, क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो बहुत ही साउंड होता है और सीजनल नहीं होता, उनके स्टेबल अर्निंग्स होती है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द कंपनी इज हैविंग स्टेबल अर्निंग्स। यहाँ पर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मतलब कि कई बार बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा हो गया कि उस ईयर में कंपनी बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पाई, तो उसको छोड़ते हुए अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर द हायर डिविडेंड, ठीक है। तो अगर आपकी अर्निंग स्टेबल होगी तो आपके डिविडेंड जो है वो हायर होंगे, एंड एज अगेंस्ट दिस अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग is likely to pay the smaller dividend, right? So this is the second point. Now the third point is stability of dividend. Now company generally follow a policy of stable dividend per share, right? जो भी इंडिया की जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, आप उनके अगर डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो बहुत स्टेबल डिविडेंड पेमेंट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। The increase in the dividend is generally made when the earning potential of the company increases, and not just the earnings of the current year. This line is very important. The increase in the dividend is generally made when the earning potential of the company increases, and not just the earnings of the current year. तो रेगुलरिटी अगर आपकी बनी रहेगी अच्छी अर्निंग्स की, तो ऑब्वियसली डिविडेंड जो है वो स्टेबल रहेगा। एंड इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड इफ द चेंज इन द अर्निंग्स इज स्मॉल और सीन एज अ टेम्परेरी इन नेचर, राइट। सो डिविडेंड पर शेयर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो करते कंपनी के मैनेजमेंट, अगर कंपनी को लगता है कि जो हमारी अर्निंग हुई है उसके अंदर बहुत मामूली सा फॉल आया है या ये टेम्परेरी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखो, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आप अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो ताकि आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, राइट। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, आपका कैरियर ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो सिमिलरली
जो कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि अगर कंपनी के पास में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, कोई एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ऐसी कंपनीज को डिविडेंड कम देना चाहिए, क्योंकि वो ही डिविडेंड का जो अमाउंट होता है वो आप आगे वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो कंपनीज हैविंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन द मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स सो एज टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। तो अपनी अर्निंग्स में से वो पैसे रख लेते हैं ताकि वो इन जो उनके पास अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, देयरफॉर दे पे अ स्मॉलर डिविडेंड, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड the non-growth companies are likely to pay more dividend, other things remaining the same. Okay, now the next point is the cash flow position. Okay, देखो आप लोग वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है अगर आपको, तो इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, राइट। द मोर यू शेयर it reaches the public, it reaches the student who cannot afford the classes. And sometimes कैसा होता है कि स्टूडेंट्स स्कूल में टीचर के साथ ठीक से नहीं समझ पाते, या स्कूल की टीचर के पास कभी कभी समय नहीं होता, so they don't give you an elaborate explanation, right? So share the video so that other students can be benefited from this. Now he says what is the cash flow position. देखो कैश फ्लो पोजीशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आप अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट का टाइम देते हो, ठीक है, यू गिव देम अ लॉन्ग क्रेडिट पीरियड, यानी कि आप उनसे उधार में उनको सेल करते हो, तो वो पेमेंट बहुत डिले करते हैं, तो ऐसी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन पुअर होगी, राइट। सो कैश फ्लो पोजीशन का मतलब कि आपके पास में इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, राइट, so obviously you have available cash and therefore you can pay the dividend on the time, right, and vice versa. You have to write this in the examination. The more clear explanation will give you better marks. याद रखना, कम वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स एक्सप्लेन करना सीखोगे, कॉन्स्टेंटली रीड करोगे, छोटे सेंटेंसेस के अंदर अगर आप अपनी बात कन्वे कर देते हो तो डेफिनेटली जो आपकी प्रॉब्लम होती है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू रीड दी एनसीईआरटी बुक्स, यू रीड दी ऑथर, एनी ऑथर बुक जो आपके स्कूल में यूज होती है, ठीक है। इट डज हैपन कि स्टूडेंट कहता है कि सर हमें समझ तो आ गया पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो दैट स्किल यू हैव टू डेवलप, राइट। तो कैश फ्लो पोजीशन बेटर है तो डिविडेंड अच्छा होगा, कैश फ्लो पोजीशन पुअर है तो डिविडेंड नहीं होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंसिडरेशन इज द शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस. While declaring dividends, management of the company must keep in mind the preference of the shareholders in this regard. Right? जिनको हम डिविडेंड दे रहे हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, तो मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए या नहीं. If the shareholders in general desire that at least certain amount is paid as a dividend, the company is likely to declare the dividend. And there are always some shareholders who depend upon regular income for their investment. तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेगुलर इनकम के लिए डिविडेंड पे डिपेंड करते हैं. Those are mostly senior citizens, those who have invested their hard-earned money during their earning phase to fund their retirement. ठीक है, तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए यू आर नॉट अ स्टूडेंट हु इज लिसनिंग दिस वीडियो, राइट. तो अगर आप जो है अराउंड 30-40 के बीच में हैं और आप अगर अच्छी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे विद द एक्सपेक्टेशन कि रिटायरमेंट में आपको रेगुलर इनकम आ जाए, तो ऑलवेज देर आर सर्टन शेयर होल्डर हु एक्सपेक्ट डिविडेंड ऑन अ रेगुलर बेसिस. So management takes into consideration the shareholders' preference also while considering the dividend decision. And same way, the next point is the stock market reaction. जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर. जनरली द इन्वेस्टर्स व्यू एज अ इंक्रीज इन द डिविडेंड इज अ गुड न्यूज, and hence the market price of the share increases in the stock market. And on the contrary, the decrease in the dividend reduces the market prices of the share. Right? Now the next point is the access to the capital market. Access का मतलब होता है कि
अलाउ करना, ठीक है, कि आपको कैपिटल मार्केट में आने की परमिशन है या नहीं। लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रेप्यूटेड कंपनीज हैं, वो कैपिटल मार्केट में बहुत इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो दे डिपेंड लेस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स टू फाइनेंस देयर ग्रोथ। तो क्योंकि वो बहुत इजीली आ सकते हैं, उनका एक्सेस बहुत आसान है कैपिटल मार्केट में आने का, तो वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स पे कम डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। दीज कंपनीज आर लाइकली टू पे हायर डिविडेंड दैन स्मॉलर कंपनीज विच आर रिलेटिवली लो एक्सेस इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है। सो लार्ज कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, तो उनको इजीली एक्सेस मिलेगा कैपिटल मार्केट में, वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स पे कम डिपेंड करेंगे, और जो है इक्विटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि वो बहुत आसानी से कैपिटल मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर दीज कंपनीज आर लाइकली टू पे लार्जर डिविडेंड एज कंपेयर टू द स्मॉल कंपनीज, राइट, बिकॉज द स्मॉलर कंपनीज have relatively low access in the capital market, right? Now the next point is the legal constraints. Constraints का मतलब होता है कि legal obligations यानी कि कुछ ऐसे points जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे as per the law। तो जो भी हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें कंपनीज एक्ट आता है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज एक्ट का एक पॉइंट है कि द रेट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर कैन नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द प्रीसीडिंग 3 years एंड आफ्टर डिविडेंड रिजर्व should not be less than 15% of the paid up capital। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पॉइंट है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, इट कैन नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट डिक्लेयर्ड इन द लास्ट 3 years, ठीक है। आफ्टर डिविडेंड रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। जो डिविडेंड के लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं वो आपकी पेड अप कैपिटल से 15% से कम नहीं होने चाहिए। जो भी आप रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो वो प्रीसीडिंग 3 years के एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अ लीगल कंस्ट्रेंट विच इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विच यू हैव टू फॉलो एज अ कंपनी। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, तो लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। जो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो जब कंपनी कोई लोन लेती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस समय जो एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में, एज ए कंपनी हम लोग बोरोवर हैं, तो लेंडर और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, तो उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। So while granting the loan to the company, sometimes the banks or the financial institution impose certain restrictions on the payment of dividend in the future, ठीक है। जो लेंडर है वो कई बार फ्यूचर डिविडेंड्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, एंड द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट, राइट। थैंक यू सो मच।